तो गठबंधन का ऐलान भी होने जा रहा है और जो दूरी बनाई थी 2002 में रामविलास पासवान ने, वो 2014 के आते आते तक ऐसा लगता है पूरी तरह पट चुकी है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि मोदी पर जिस तरह के इल्जाम लगाकर अपनी आत्मा की दुहाई देकर रामविलास पासवान छोड़कर चले गए थे, अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि रामविलास पासवान को मोदी से दूर रहना ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि गठबंधन भी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 3 मेहमान इस वक्त इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। उन तीनों से आपका परिचय हम जल्दी करा देते हैं। रामकृपाल यादव जी हैं आरजेडी से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह होंगे और सुधांशु मित्तल जी हैं बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रुख अखिलेश प्रताप जी का ही करूंगी और उनसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ अखिलेश प्रताप जी। बार बार हमको रामविलास पासवान जी की तरफ से यही खबरें सुनने को मिल रही थी कि कांग्रेस हमारी सुन नहीं रही थी, सम्मान नहीं कर रही थी, सीटों पर बात नहीं बन पा रही थी। एक तो वैसे ही चुनाव का वक्त पास है, आपको साथियों की जरूरत है और आपने पुराने साथियों को भी जाने दिया। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। पासवान साहब का हमेशा से भी कांग्रेस में सम्मान रहा है और हमेशा से सम्मान किया भी गया है। अब ये बात अलग है कि कौन कहां जा रहा है। महत्वपूर्ण यह ये है कि पासवान जी तो एक छोटी सी पार्टी है, वो गौण है। बीजेपी का महत्वपूर्ण चाल चरित्र यहां पर दिखने को मिलता है, क्योंकि जब आप एक किसी भी इशू से या मुद्दे से हट करके एक अवसरवादी काम करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसी चीजें होती हैं। अवसरवाद का आरोप लगा रहे हैं, अवसरवाद का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी। आप हम सीधे एनसीपी के नेता काली पांडे जी के पास उसका आधार दे रहा हूं। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम सीधे काली पांडे जी से ही इस बात का जवाब दे रहा हूं कि ये वही बीजेपी है जिसने सुखराम के भ्रष्टाचार पे पार्लियामेंट 15 दिन नहीं चलने दी और तुरंत उनको अपने साथ ले लिया। ये वही बीजेपी है उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जी के बीएसपी के भ्रष्टाचार पे हाथ तौबा करती रही और बीजेपी में उनको ज्वाइन करा लिया। ये वही बीजेपी है जिसमें मंत्री से लेकर सांसद विधायक सजा याफ्ता है या मंत्री पर्सन और इनके साथ में। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी लेवल पे जाएंगे। अखिलेश जी, ये भ्रष्टाचार की फेहरिस्त यूपीए की बहुत लंबी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। मैं काली पांडे जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं काली पांडे जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी एक ऐसा जवाब एलजेपी की तरफ से नहीं आया जिससे ये जो जनता है वो आश्वस्त हो जाए कि हाँ, ऐसी कौन सी वजह हो गई कि रामविलास पासवान जी अब बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, उसी मोदी के नाम पर जिनके नाम पर उन्होंने छोड़ा था गठबंधन को। क्या हुआ है? हेलो जी काली पांडे जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहे हैं। जहां तक आपने अखिलेश जी संभवतः आपके सामने होंगे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ, आपने कहा कि एलजेपी अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं दे रही है। हमारे नेता ने, माननीय रामविलास पासवान ने, जब गुजरात जल रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी एक व्यक्ति रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र देकर 99 दिनों तक गुजरात में रहा। जो वहां आग जल रहा था उसे बुझाने का काम किया। और जहां तक मैं अखिलेश जी हूं सामने, तुमको बता देना चाहता हूं कि 84 में नहीं, आप 84 पे मत जाइए काली पांडे जी। मुझे ये बताइए, गुजरात जल रहा था, आप रामविलास पासवान जी की आत्मा से आवाज निकली और वो बिल्कुल रेजिग्नेशन, बिल्कुल सही बात है कि इकलौते वही थे जो इस्तीफा देके छोड़ के गए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्या वो जो वो भर गए हैं? क्या वो टीस खत्म हो गई है? क्या गुजरात के लोगों को न्याय मिल गया है जो आप कह रहे हैं कि अब उनको कोई परहेज नहीं है बीजेपी से सीधे हाथ मिला लेने में? नहीं, मेरी पूर्ण बात को आप कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सवाल रखें तो अच्छा होगा। तो हमने आपको बताया कि गुजरात में जल रहे आग को बुझाने का काम हमारे नेता ने किया। उसके बाद हमने कहा हम बीजेपी से दूरी बनाकर जरूर रखें, लेकिन जब कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, एसआईटी ने जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, हमने तो अभी स्पष्ट नहीं किया। हमने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का विकल्प अभी खुला हुआ है। चलिए काली पांडे जी, हम एक ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं। हम वापस रुक सुधांशु जी का भी करेंगे और साथ ही साथ हम रामकृपाल यादव जी से भी बात करेंगे।
रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी हो सकता है। वही रामविलास पासवान जो मोदी के नाम पर ही छोड़ के गए थे गठबंधन को, और अब जबकि मोदी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हैं, तब भी हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं कर रहे। सबके बीच आरजेडी क्या सोच रही है? यहाँ तो बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, कभी अपने लोग भाग जाते हैं, कभी साथी हाथ नहीं आते। क्या कहेंगे रामकृपाल यादव जी आप? क्या पूछा आपने, थोड़ा एक बार और रिपीट करिए प्रश्न जी को। रामकृपाल यादव जी, रामकृपाल यादव जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर इस वक्त में एक तो लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का पिछले कई दिनों से अगर हम देख लें तो टाइम बहुत खराब चल रहा है। कभी पार्टी के अंदर बगावत हो जाती है, कभी पुराने साथी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं रोक पाए वो पासवान जी को? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है और मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रामविलास पासवान जी इस तरह का कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए। मैं नहीं कह सकता, ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, सारा ऑप्शन खुला हुआ था, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी और स्मरण होगा, आप सब लोग भी उसके गवाह हैं कि रामविलास पासवान जी ने जब एनडीए से जब गोधरा कांड हुआ, जैसा कि काली पांडे जी बोल रहे थे, उसके बाद वो बहुत परेशान हुए और कहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है राजनीतिक जीवन की कि मैं एनडीए के साथ आया। और गोधरा कांड अभी तक वो जो परेशानी है लोगों के बीच में, जिसमें 4000 लोगों की हत्या हो गई थी, और ठीक आज ही के दिन 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था और इसी को इश्यू बना करके रामविलास पासवान जी ने एनडीए से संबंध तोड़ा, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसके खिलाफ वोट किया, सरकार भी गिरी और मंत्री पद भी। सवाल आपने बड़े वाजिब उठाए हैं रामकृपाल जी, और इन्हीं सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे काली पांडे जी से भी, और साथ ही साथ हम पूछेंगे सुधांशु मित्तल जी से भी कि आखिर ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि भूल जो हो गई थी रामविलास पासवान से, उस भूल का सुधार करने वो जा पहुंचे आज बीजेपी की शरण में। ब्रेक के बाद इन दोनों नेताओं से बात करेंगे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि क्या मोदी के दाग धुल गए हैं। गोधरा कांड की 12वीं बरसी के मौके पर एक ऐसा साथी जो मोदी के नाम पर, जो दंगों के नाम पर वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देकर चला गया था, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, आज वो फिर वापस बीजेपी के साथ ही हाथ मिला रहे हैं। और ऐसे मौके पर जब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही 2014 का चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आरजेडी से रामकृपाल यादव जी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं, सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से हैं और काली पांडे जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी से हम बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हीं के पास मैं अभी चलती हूँ। सुधांशु जी, क्या सीटें तय हो गई आप लोगों की? बताया जा रहा है कि 7 सीटों को लेकर समझौता हो रहा है और साथ ही साथ 9 बजे तक ऐलान भी हो जाएगा। जब तक कुछ घोषणा ना हो जाए तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है अशिष्ट होगा। मैं चर्चा में जो चीज सुन रहा था, 2-3 टिप्पणियां उसके बारे में करना चाहता हूं। आज की राजनीतिक स्थिति का अगर आप मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि सांप्रदायिकता इन चुनावों में विषय ही नहीं है, और ये सारा जो हो रहा है ये उसको दर्शाता है कि इसकी सार्थकता ही नहीं है। आज की जनता के विषय है महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख, नौकरी, अर्थव्यवस्था, विकास, उसके भविष्य के विषय हैं। इतिहास में कोई नहीं जीना चाहता। जी, मुझे लगता है सुधांशु जी, जो बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार का वो मुद्दा है जहां पर आप यूपीए से लेके एनडीए सरकार तक किसी को भी देख लें, सब इसमें कहीं ना कहीं लिप्त जरूर पाए जाते हैं, और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल का जो हम राइज देखते हैं वो इसी मुद्दे को लेकर देखते हैं। लेकिन आपने जो बात कही, बड़ी पते की बात कही, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता कोई मुद्दा ही नहीं बची इस बार इस चुनाव में। अखिलेश जी, क्या आप यही सोचते हैं? वो इसलिए एक सेकंड जी, अखिलेश जी, क्या आपको भी ये लगता है? अखिलेश जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता तो कोई मुद्दा ही नहीं बची है इस चुनाव में, और जिस तरह से आज शामिल हो रहे हैं रामविलास पासवान, लगने लगा है कि क्या इस मुद्दे को इस बार पीछे छोड़ के दूसरे मुद्दे हावी हो रहे हैं। जिस सांप्रदायिकता के नाम पर तमाम पार्टियों के फ्रंट तैयार होते थे, गठबंधन जुड़ते थे, क्या आपको लगता है वो सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है? पहले तो मैं
मित्तल जी को बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम उन्होंने माना कि ये सांप्रदायिक है और आज सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है, नहीं तो कल तक तो बताते थे हम सांप्रदायिक है ही नहीं है। शुक्रिया आपको मित्तल सुधांशु जी। सांप्रदायिकता मुद्दा है, अब ये अपने हिसाब से कहते रहे। इन्होंने गिनाया एक मुद्दा, सिर्फ एक मुद्दे, एक दो पैर से इंसान नहीं बनता है। एक मुद्दे पर सिर्फ राजनीति नहीं होती है, न कोई ये विचारधारा चलती है और न कोई सरकार में आ पाता है। एक शरीर के लिए जैसे कई अंग आवश्यक होते हैं, उसी तरह एक जनादेश के लिए कई मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी का तो मूल है, आधार है सांप्रदायिकता जी, वो उससे कैसे दूर जाती है? हम जवाब लेना चाहते हैं सुधांशु जी से। अभी एक मिनट, अभी राजनाथ सिंह जी ने थोड़ी सी बात बोली थी कि 3 कदम पीछे जाकर के उसकी सफाई आनी शुरू हो गई। कैसे नहीं है मुद्दा? अगर नहीं होता तो उतनी ही सी बात पे पूरी बीजेपी परेशान होकर के अपने सफाई और पीछे कदम सुधांशु जी, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि एक तरफ राजनाथ कहते हैं कि सर झुका के माफी मांगने के लिए तैयार हैं और दूसरे ही दिन उसका इतना बैकलैश हो जाता है, माफी क्यों मांगे जैसी बातें शुरू हो जाती हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। रितु जी, उन्होंने तो सांप्रदायिकता के विषय में माफी मांगने की कभी बात ही नहीं कही, एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, जब मैं कहता हूं ये मुद्दा नहीं है, वाकई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज की जिंदगी में उसका कोई परिपेक्ष नहीं है। 2002 को ये लोग अपनी छाती से चिपका के रोते रहे। जनता में इसके प्रति कोई भी विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा, आज अर्थव्यवस्था का विषय है, आज नौकरी का विषय है, भूख का विषय है, भविष्य का विषय है। आज वर्तमान से वो भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं। देखिए है क्या, इन सबकी सांप्रदायिकता के विषय में कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। ये कारण नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। और ये जनता जो है देख चुकी है। देखिए इनका तो खून है, बाकियों का खून पानी है। आप कह रहे हैं ये एक बहाना है, ये एक बहाना है। मैं काली पांडे जी से, लोक जनशक्ति पार्टी के काली पांडे जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ एक बहाना था सांप्रदायिकता का जो रामविलास पासवान छोड़ के गए थे और अब ये बहाना खत्म हो गया और इसलिए वो वापस आ रहे हैं? क्या वाकई मोदी के दाग धुल गए हैं काली पांडे जी? देखिए आप गलत कह रही है। मैं 2014 हमने के पहले ही आपको कहा, ये कह रहा हूं कि ये पहली बात तो ये है कि आपके रामकृपाल जी का मैं बहुत आदर करता हूं। और गठबंधन में जो लोजपा और राजद की गठबंधन हुई थी उसमें अहम भूमिका उनकी थी। लेकिन हम कोई दुकान नहीं चलाते हैं, हम कोई सैलून नहीं खोले हैं, कोई दुकान नहीं खोले हैं, हम पार्टी चलाते हैं। स्मरण होगा क्या 1.5 माह से कभी कोई कहता था कि कोई वजूद रामविलास जी का नहीं है, 2.5 गो सीट ले लो। कभी किसी से बात होती थी तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी बैठक हुई, अधिकतर सदस्यों का मानता हूं कि रामविलास जी का भावना कुछ हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सारे सदस्यों ने यह मत जाहिर किया कि हमने इतना इंतजार किया जी और किसी तरफ से बातें नहीं हो सकती। चलिए रामकृपाल जी से जवाब लेंगे। मेरी बात को कंप्लीट कर लेने जी, दीजिए। आप संक्षेप में अपनी बात का जवाब दें। बोर्ड ने निर्णय लिया कि साहब इसका अधिकार हम रामविलास पासवान जी को देते हैं और ये जो निर्णय करेंगे, अभी तो हम ऐलान तो नहीं किए हैं, जब निर्णय होगा तो इस पर आपसे बातें करेंगे। जी काली पांडे जी, आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं था या जो भी है, मुद्दा दरअसल ये था लगता है मुद्दा आपकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि मुद्दा ये था कि कितनी सीटें मिल रही है, ये 2-2.5 सीट पे बात नहीं होगा। मेरी बात को रामकृपाल जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी रामकृपाल जी। काली पांडे जी बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी का एलआई पार्टनर था और मजबूत रूप से एलआई पार्टनर रहा था। इस बीच में माननीय रामविलास पासवान जी माननीय सोनिया गांधी से मिलकर कहा, हमारे साथ एलआई पार्टनर थे, उन्होंने कहा हमने कांग्रेस पर छोड़ दिया है कि कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेगा नहीं करेगा, और यही से बात थोड़ी बिगड़ी। बावजूद इसके हम लोग, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी अनवरत प्रयास करते रहे, यहां तक कि कल भी उन्होंने प्रयास किया है रामविलास पासवान जी से बात करने के लिए, और हम अपने तरफ से ऑफर भी यह किया कि 5 सीट आप ले लीजिए, क्योंकि दूसरे एलआई पार्टनर को के साथ भी हमें समझौता करना है। रामविलास पासवान जी जल्दी में थे, पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, आज तक हमारी उनकी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है।
रामविलास पासवान जी देश की जनता के सामने ये कहा था कि हम सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, एनडीए को रोकने का काम करेंगे। रामकृपाल जी, लग ऐसा रहा है समझ में नहीं आता कि कहां से आत्मा परिवर्तन हो गया, एकाएक कह दिया कि बात खत्म हो गई और स्वयं जो बात यहाँ पर कही जा रही थी कि दुकान नहीं चलाते, सलून नहीं चलाते, लेकिन मोल भाव यहाँ पूरा हो रहा था और ये सीटों का मोल भाव ही था जहां पर बात बनते बिगड़ते हमने देखा कि सीधे सीधे लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी की तरफ चली गई। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी जवाब देना चाह रहे थे, उनके पास चलेंगे और साथ ही साथ अखिलेश जी से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं सुधांशु मित्तल जी के पास, जो कि उस वक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जवाब देने के लिए। जी सुधांशु मित्तल जी, आपने सुना बाकी नेताओं को, बताइए। ऋतु जी, एक चीज कहते हैं कि डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करता और उगते सूरज जो है वो आशा की किरण लेके आते हैं। यह है राजनीतिक यथार्थ और इस यथार्थ को समझ के ही लोगों ने फैसले करने पड़ेंगे। इनका तो खून खून है, हमारा खून पानी है। कोई इनके साथ होता है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, हमारे साथ कोई आ जाता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। जनता के स्तर पर जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहाना कोई बना ले, ये जनता के मुद्दे ही नहीं है। जी अखिलेश जी, जनता के मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो सुधांशु जी, मैं अखिलेश जी को इसलिए बीच में ला रही हूँ क्योंकि आपने कहा, अखिलेश जी सीधे सीधे सुधांशु जी ने कह दिया कि आप तो डूबता जहाज है और बीजेपी उगता सूरज है। रितुल, मैंने सुना रितुल, होता यही है कि जब आदमी का कुछ परेशानी होती है तो सोच भी उसकी काम नहीं करती है। जब जनता दल यूनाइटेड 22 एमपी और एक प्रदेश की सरकार के साथ इनके साथ से अलग हुआ, वो डूबता जहाज है कि बिना कोई एमपी एमएलए का व्यक्ति साथ जुड़ रहा है तो वो डूबता जहाज है, उगता सूरज है। वो डूबता जहाज, इतनी बड़ी जमात लेके कोई अलग हो रहा है तो डूबता जहाज वो होगा जिससे अलग हुआ है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो अगर साथ आ रहा है तो वो उगता सूरज हो गया। ये उदाहरण आप पे ही फिक्स आ जाता है, इसलिए आपको फिर ये दोबारा मैं मुबारकबाद, फिर ये मैं आपको दोबारा मुबारकबाद। डूबता जहाज कौन और उगता सूरज कौन, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। 2014 के चुनावों में बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, लेकिन हाँ, तब तक ये आने जाने का सिलसिला, ये नई दोस्तियां, ये पुरानी दुश्मनियां, ये चलती रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।